क्वेश्चन लगा लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो यहाँ पर सेक्शन देखा जा रहा है लोक गाथा लोकगीत जो है ना, उस सेक्शन से कुछ लगा लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सेक्शन तो छूटते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का ये सारा सेक्शन आर्ट एंड कल्चर, सामाजिक परिदृश्य बोला जाता है, लोक संस्कृति बोला जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको लगाना ही है। आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन में से आंसर निकालने का सहूर होना चाहिए। कुल मिला के मैं बोल रही हूँ, सहूर होना चाहिए। अगर ये टेक्निक नहीं है तो क्या होगा, आपसे गलत हो जाएगा। आप कुछ काम कर रहे हो उसको ढंग से करो, पढ़ रहे हो तरीके से पढ़ो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो तरीके से प्रश्न पढ़ो, तरीके से उसका उत्तर पढ़ लो पूरा। उसके बाद अपना व्यू लगाओ कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से उसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे साथ साथ हम लगाते हैं क्वेश्चन। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक गाथा से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें आप अपना ध्यान पूरा लगाएं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और इसके ऑप्शन क्या क्या है। सारे ऑप्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, हर ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन यहाँ पर कि गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के किस वंश के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पूछा जा रहा है गोपल्ला गीत के बारे में कि गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के किस वंश के इतिहास से संबंधित है। तो हम गोपल्ला गीत के बारे में अब ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ए ऑप्शन में है पांडु वंश, बी ऑप्शन में है नल वंश, सी ऑप्शन में है कलचुरी वंश और डी ऑप्शन में है सोम वंश। तो हमने पढ़ते समय हमने देखा था कि जो ये गोपल्ला गीत है वो राजा कल्याण देव से संबंधित है। कल्याण देव किस वंश के शासक थे, तो कलचुरी वंश। कौन से कलचुरी वंश, रायपुर या रतनपुर? रतनपुर के कलचुरी वंश। दो शाखा बढ़ गई है ना, तो रतनपुर के जो कलचुरी वंश, इतना भी आपसे पूछा जाए तो रतनपुर का कलचुरी वंश ही लेना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं राजा कल्याण साय, राजा कल्याण साय जो कि कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक थे। बहुत ही अच्छे शासक थे, क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने इनको अपने शासनकाल में 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखा था। नजरबंद इसलिए कहिएगा क्योंकि वहां पर जो उनका बेटा था, मुगल को याद रखना है जहांगीर को, तो जहांगीर के शासनकाल में इसको क्या किया गया था, राजा जो कल्याण देव हैं, कल्याण शाह हैं, इनको 8 वर्षों तक वहां पर रखा गया था और वहां पे उनको कुछ काम काज दिए गए थे चूंकि राजा थे उनको। लेकिन वहां पर मुगल शासन में इनको जमींदार बोला जाता था। पुस्तकों में, ऑथेंटिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो मेरा बेटा है वह रतनपुर के जमींदार को लेकर हमारे दरबार में लेकर आए। उनको जमींदार की उपाधि दी गई थी, लेकिन वो थे यहाँ के शासक थे। तो जो कल्याण शाह है वो रतनपुर के कलचुरी शासक थे। अब वहां पे 8 वर्षों तक नजरबंद की स्थिति में थे। इन 8 वर्षों में उनको जरूर परिवार से दूर, राज्य से दूर, सबसे दूर किया गया था, लेकिन उनमें एक खास विशेषता उपज गई। क्या? उन्होंने वहां की जो राजस्व प्रणाली है, जो वहां पर मुगल शासन है, वहां की राजस्व प्रणाली बहुत ही उच्चतम, उत्कृष्ट है। वहां की राजस्व प्रणाली को उन्होंने अपने को सीख लिया, अच्छे से सीख लिया था, काम करते करते अनुभवी हो गए और छत्तीसगढ़ आकर उसी को अपने राज्य में उसको अपनाया। तो यहाँ पर देख रहे हो राजस्व प्रणाली इन्होंने लाया है। राजस्व बही खाता जो आज तक चल रहा है वह सब इन्हीं का शुरू किया हुआ है। और कहाँ से आया था? मुगल प्रशासन से आया था। तो कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ से है? मुगल प्रशासन से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर पांडु नहीं होगा। और गोपल्ला गीत को भी जान लीजिए। गोपल्ला गीत जब इन्हें नजरबंद किया गया था तो जो यहाँ पर पहलवान है गोपाल राय, अपने राजा को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। गोपाल राय बोले कि मैं प्रयास करता हूँ। अब वो चूंकि पहलवान थे, अच्छे अच्छे करतब दिखाए। मुगल प्रशासन में जाकर राजा के सामने बोला कि महाराज, मैं आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे प्रदर्शन लेकर आया हूँ, इनके राज्य का मैं निवासी हूँ, आप मेरे प्रदर्शन को देखिए। तो राजा ने कहा जहांगीर ने पेश किया जाए। तो उन्होंने पूरे करतब दिखाए, एक से करतब जो भी होता है पहलवानी में करतब, वो सब दिखाए। उसके बाद राजा प्रसन्न हो गए कि वाह, छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी कलाबाजी होती है, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। बताओ पहलवान क्या चाहिए? तो पहलवान बोले कि शासक राजा, मुझे आपसे एक विनती है कि मेरे जो राजा हैं, राजा कल्याण शाह, वो हमारे राजा हैं, आप उनको रिहा कर दीजिए, हमारे राज्य को वापस दे दीजिए। तो उन्होंने उन पर प्रसन्न होकर उनको मुक्त कर दिया। तो इस तरह से राजा अपने राज्य को आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हो पांडु वंश नहीं होगा, ये सब
पहले की बात है, पांडु वंश पहले सब निपट चुका है ना, और नल वंश भी नहीं होगा, नल वंश भी बहुत पहले है, कलचुरी शासन से बहुत पहले का है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा कलचुरी शासन। अब यहाँ पर देख रहे हैं सोमवंश, यह भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे उत्तर आ गया यहाँ पर कलचुरी शासन। जब अच्छे से पढ़ लिया जाएगा तो ये आंसर जल्दी से बनेगा, लेकिन क्या करना है, सबका एक टॉपिक एक दिमाग में रख लो कि प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, कितना भी बनने वाला है क्वेश्चन। आप अगर परीक्षा में जाते हो, आप एक नजर से देखते हो पूरे प्रश्न को, तो बहुत सारा लगेगा कि ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, सब बन रहा है। लेकिन जब डीपली जाओगे कि क्वेश्चन पे, तो लगेगा कि पूछ क्या रहा है, पूछने के ढंग पे आप उसका क्वेश्चन का स्वरूप देखेंगे कि स्वरूप में इसकी बात क्या क्या, हाँ बोला है, नहीं बोला, कोट में पूछा हुआ है या ये कहीं और की बातें कर रहे हैं, सब क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा। और उसके आंसर भी घुमावदार होते हैं, तो आंसर भी उसको घुमावदार स्थिति को देखते हुए, स्वरूप को देखते हुए आपको उत्तर यहाँ पर लेना होगा। यही क्वेश्चन को 5 प्रकार से पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यही क्वेश्चन को 5 प्रकार से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात है गोपल्ला गीत की, तो गोपल्ला गीत के गायक कौन थे, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो गोपाल राय हो जाएगा। कल्याण साय को छुड़ाने वाले कौन थे, तो यहाँ पे गोपाल राय आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, आपको पूरा पता रहेगा ना, तो आप कहीं से भी निकाल कर पेचकस लगाओगे, अपने दिमाग का खोलोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें से। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बसदेवा। बसदेवा गायन के बारे में पूछा जा रहा है कि बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है। बसदेवा गायन क्लास में हमने पढ़ा है, और इसके पढ़ने के बाद आप उत्तर किस तरह से निकाल पाते हैं, अब उत्तर पे चलते हैं। पूछा गया है बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन सा है, कथानक की बात पूछा गया। तो ए है लोरिक चंदा, ए है लोरिक चंदा, बी है पांडव, और सी है श्रवण, और डी है धर्मेश। देखिए इसमें पूछा गया है बसदेवा गायन का कथानक इनमें से कौन सा है। तो लोरिक चंदा देख रहे हैं, लोरिक और चंदा की प्रेम कथा से संबंधित है, जो रीवा राज्य वहां से संबंधित है, और ये काफी पुरानी है, जो लोक गाथा तो है लेकिन काफी पुरानी है, इससे संबंधित बसदेवा का नहीं है। अब देखते हैं पांडव, पांडव से भी संबंधित नहीं है, पांडव की जो गाथा है वो पंडवानी में बोला गया है, तो पांडव से संबंधित यह बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं श्रवण, बसदेवा में पढ़ा था हमने, पूरी क्लास इसकी समर्पित थी इस चीज के लिए। वहां पे मैंने दशरथ जी का पिक्चर भी लगाया था, जो उन्होंने तीर मारा था, पानी पीते हुए एक पशु को शिकार करने के कारण उन्होंने देखते हुए उन्होंने तीर लगाया था, बाण फेंका था, जो जाके श्रवण कुमार पर लग गया था, और श्रवण कुमार वहां पर तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। तो ये सीधे सीधे श्रवण कुमार पर है। श्रवण बोले या श्रवण कुमार बोले, कुमार नहीं लगा, श्रवण लिखा है, तो आंसर फिर भी इनका यही होगा, छोड़ मत देना इसको। तो इसका हो जाएगा श्रवण, ये आंसर इनका हो जाएगा श्रवण। अब धर्मेश नहीं होगा, धर्मेश कहाँ पे आता है नाम, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी है क्या, धर्मेंद्र हेमा मालिनी नहीं है, धर्मेश है ये, धर्मेश। धर्मेश कौन है, वही है जो आपका जो उरांव जनजाति के देवी देवता में आते हैं, सरना देवी और धर्मेश देवता, वहां पर इनका नाम आता है, जो कि इस बसदेवा गायन से संबंधित बिल्कुल नहीं है। ये उरांव जनजाति से संबंधित देवता हैं, जो सरहुल नृत्य, सरहुल पर्व के दौरान इनका पूजा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकगीत दसमत कहना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता था। मैंने क्लास में पढ़ाया था, दसमत कहना, नगेसर कहना, ये सब नाम आया था, तो मैंने बताया था कि यह कौन सी जनजाति करेगी, एक साथ याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख रहे हो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है दसमत कहना के बारे में कि दसमत कहना का गायन मूलतः किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है। ए में है देवार, बी में है संवरा, सी में है बिझवार, और डी में है यादव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दसमत कहना किसके द्वारा किया जाता है। अच्छे से पढ़े हो तो एकदम अच्छे से याद रहेगा कि दसमत कहना किसमें होता है। अगर नहीं पढ़े हो, थोड़ा भी हल्का फुल्का जानकारी है, तो इन चारों ऑप्शन को एक बार निहार लो। निहारोगे तो देखोगे देवार, देवार तो पढ़ने वालों को तुरंत बन जाएगा देवार। लेकिन संवरा देखोगे तो संवरा तो सांप पकड़ने वाली एक जनजाति होती है,
पढ़ने में ये कभी आया नहीं था, तो संवरा नहीं होगा। बिंझवार जनजाति, ये जो होता है दसमत गहना, वो भी नहीं गाती थी, पढ़ने में हमने क्लास में देखा था। बिंझवार जनजाति का संबंध सीधे सीधे शहीद वीर नारायण जी से हो जाता है। और बिंझवार में सोनझरिया जनजाति है जो सोना, नदियों के बालू से सोना निकालती है। तो बिंझवार जनजाति का पूरा हमने पढ़ा था, तो वहां पे दसमत गहना नहीं मिला था, इसलिए बिंझवार जनजाति नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं यादव। यादव तो सीधे राउत होते हैं, यदुवंशी जो राउत नाचा करते हैं, है ना, और भी कोई गीत गाते हैं, देखे होंगे। तो वहां पर इनका संबंध यादव से भी नहीं होता है। तो हमारा उत्तर ऐसे, अगर कटपिट पद्धति से करेंगे तो आप गलत आंसर को काट कर हटा लीजिए। गलत आंसर तभी कटेगा जब आपने सब्जेक्ट पढ़ी है, आपको सारी चीजें पता होंगी, तभी कटपिट पद्धति काम आएगी। अनजान बनकर काटोगे पीटोगे तो सही को भी कट कर दोगे। पढ़े हुए इंसान को ही बनना चाहिए, पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये पद्धति बहुत ज्यादा कारगर होगी। तो यहाँ पर दसमत गहना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? तो देवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी याद रख लो, यहाँ पे लगा है देव, देवार में देव लगा है, और यहाँ पर कैना लगा है, कैना। कैना मतलब कन्या कर लो, और इससे मिल गया क्या? देव कन्या। देव कन्या करके याद हो जाएगा। देवार में कैना लगा दो तो जो भी कहना कहना आ रहा है वो दीवार में आ जाएगा। इससे हो जाएगा क्या? देव कन्या टाइप का ये याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए एग्जाम वाले हैं सब। देखिए छत्तीसगढ़ में देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? देवार गीत का कथानक, अब यहाँ पे पूछा गया है देवार गीत का कथानक, थोड़ी सी और है, क्वेश्चन नीचे आ गया है। अब पूरा दिख रहा है। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ पर देवार गीत के बारे में पूछा गया है और देवार गीत का संबंध किनसे है ये पूछा गया है। तो 1 नंबर पे है चंदा रउताइन, दो नंबर पे है दसमत या दसमत कैना भी बोला जाएगा, 3 नंबर पे है नगेसर कैना और 4 नंबर पे है यादव। यहाँ पूछा गया है देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो यादव देख रहे हो, यादव से संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या कथानक में किया है? तो यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल रिफाइंड हो जा रहा है, यादव एकदम अलग पता चल जा रहा है। पढ़ने के बाद ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमको यादव तो यहाँ पर लेना ही नहीं है। तो बस इसी को 4 को भी काट दोगे ना किसी में तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। देखो इसमें 1 है, इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 3 है, इसमें क्या है? सभी 1 2 3 है, 4 के बारे में तो बोला ही नहीं गया। तो आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हो, पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से बनता है। ये सारे क्वेश्चन पढ़े हुए में से ही आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बनता है। तो जहाँ पर 4 नहीं है उसको आप काट दो, तो काटने की जरूरत नहीं है, 4 तो यहाँ भी नहीं है ना। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। चंदा रउताइन की बात बोली गई है इसमें देवार गीत में, तो ये हो जाएगा। दसमत या दसमत कहना, कहना अपने से जोड़ लो, दसमत कहना नहीं पूछा गया है तो कहना तो आप अपने से भी लगा सकते हो। तो दसमत कहना और नगेसर कहना कौन करता है? देवार जनजाति करती है। तो ये आपका तीनों देखिए 1 2 3 यहाँ पर बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर केवल 1, दोनों संबंधी तीनों है तो इसलिए केवल 1 नहीं होगा, केवल 2 नहीं, हमको तो तीनों चाहिए। तो और इसमें 3 नहीं, हमको केवल 3 नहीं चाहिए, हमको तो पूरा 3 चाहिए, 1 2 3 पूरे चाहिए, हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इसलिए हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर ऑप्शन में कुछ और भी होता तो ऑप्शन के हिसाब से तब भी चलते हम, ये कुछ और किया होता तो हम उसको भी देखते। तो ऑप्शन पे बहुत बड़ा वेटेज होता है। प्रश्न के साथ आपको उत्तर पे पूरा ध्यान रखना है कि आप उत्तर कैसे निकाल रहे हैं। कोई बना बनाया आपको प्रश्न क्या आगे मिल जाएगा? नए प्रश्न मिलेंगे आपको। और पुराने जो प्रश्न होते हैं 5 से 10 साल तक के क्वेश्चन उनमें से आते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्या होता है, चैनल बदल के आता है ना। आप न्यूज देख रहे हो, हर चैनल में क्या है, न्यूज दे रहा है, न्यूज में वही बातें होती है, पर चैनल बदल जाता है, यही ना होता है, सब में वही रहता है, वही चलता है। आज कोई हाईलाइट सेक्शन पे बात करेंगे न्यूज में तो वही सब में दिखेगा, लेकिन आपका क्या होगा कि नया आपका चैनल बदलता है, बाकी न्यूज वैसे ही रहते हैं सब में। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। बस यहाँ पर आप पढ़े क्या हो आप पे डिपेंड करेगा, आप परीक्षा में कैसे हैंडल कर रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि हम जो लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट की बात करें। आपका भारत का लेवल का कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का किसी भी सेक्शन का एग्जाम हो, जो भी आप प्रयोगशाला दे रहे हो उसमें भी आप इस चीज को प्रयोग करना कि आप अगर पढ़े हैं और आपके पढ़े में से आ रहा है कुछ तो माध्यम बन रहा है
तब आप उसको लगा पाओगे। गलत चीजों पे गलत नहीं जाना है, तब तो वो गलत ही हो जाएगा। पढ़े हुए में से आ रहा है कि नहीं, और थोड़ी सी पढ़ भी लियो नहीं बन रहा है तो दो दो आंसर गलत हो रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा कि दो को तो मैं पहले हटा दूं, दो में से देखती हूँ क्या होता है करके। तो वहां पर इतना थोड़ा कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला, राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की बात पूछी जा रही है कि राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला लोकगीत है, इनमें से कौन सा लोकगीत है जो राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला से संबंधित। वियोग रस तो हमने देखा ही था, करुण रस की प्रधानता थी भर्तृहरि गीत में, करुण रस की प्रधानता थी क्योंकि राजा और रानी के विरह का बात हुआ था उसमें। तो यहाँ पर वियोग के बारे में जानते हैं कि हाँ ये वियोग वाला गीत है। अब ऑप्शन भी चलते हैं, क्या पूछा गया है, रानी पिंगला और राजा भर्तृहरि से संबंधित कौन सा होगा। चंदैनी गायन ए नंबर पे है, बी नंबर पे है भर्तृहरि गायन, सी नंबर पे है सवनाही और डी नंबर पे है सोहर गीत। देखिए इसमें से भी आंसर आप बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा है इस सेक्शन को, पढ़ने के बाद जो मेरी क्लास आपने ली है उसमें सारा चीज बताया गया है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन यूं ही बन जा रहा है, पढ़ने के बाद बहुत आसानी से बन जा रहा है। राजा भर्तृहरि है तो आंसर ले लो भर्तृहरि सीधे सीधे, ठीक है। भर्तृहरि गायन में भर्तृहरि तो होंगे ही होंगे, ये चीज कंफर्म दिमाग में डालो, बिल्कुल मिस नहीं करना कि भर्तृहरि है तो भर्तृहरि गायन में कुछ और भी होगा, नहीं। पढ़ने के बाद अब कंफर्म हो गया है कि भर्तृहरि गायन में राजा भर्तृहरि तो होंगे ही, लेकिन अगर रानी का नाम अलग से पूछ दिया जाए क्योंकि पत्नी कौन थी, तो ये रानी पिंगला को याद रखेंगे, है ना। रानी पिंगला को बिल्कुल याद रखेंगे, एक लाइन में याद रखिए ना पढ़ते पढ़ते, राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला, उनका जो गायन किया जाता है वो भर्तृहरि गायन में किया जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ गया है। अब इसमें चंदैनी गायन है, चंदैनी गायन को क्या बोला जाता है, लोरिक चंदा भी बोला जाता है। चंदैनी गायन का दूसरा नाम क्या है, लोरिक चंदा है। जो लोरिक जो इसमें युवक है वो लोरिक, वो युवक है, कोई राजकुमार तो नहीं है वो, लेकिन हाँ एक चंदा का इसमें बहुत पसंदीदा व्यक्ति है। तो चंदा कौन है, चंदा एक राजकुमारी है। दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। देखे होंगे आप पुराने कालिदास की कई जो रचनाएं हैं उसमें प्रेम कथाओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम क्या है, मालविका है उसमें रानी मालविका, और अग्निमित्र है, अग्निमित्र एक राजकुमार है। दोनों का जो प्रेम है उसके बारे में कालिदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है। तो ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही एक लिखाई जो लोक गाथा है वैसा ही वर्णन मिलता है, लोरिक चंदा। अब यहाँ पर सवनाही, सवनाही क्या होता है, सावन के महीने में जो जो एक्टिविटी की जाती है और जो लोकगीत गाया जाता है वो हो जाता है सवनाही। अब सोहर क्या है, सोहर को मैंने बता दिया था, बच्चे के जन्म से संबंधित है। तो आपका देखिए आपको चारों ऑप्शन यहाँ पता हो गए हैं, आपको पहले से पता हो गया है कि चारों में क्या है, तो आपका उत्तर तुरंत निकल जा रहा है यहाँ पर। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और चंदैनी गायन भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत महाभारत पर आधारित है। इसे पूछा गया है कौन सा लोकगीत महाभारत पर आधारित है। महाभारत में, महाभारत से तो काफी चीजें आधारित है, हमारे जो लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक नृत्य, बहुत चीज आधारित है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, लोक नृत्य या लोकगीत या लोक कथा, पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है लोक गीत के बारे में पूछा जा रहा है। लोक नृत्य के बारे में पूछा जाएगा तो इसके ऑप्शन दूसरे होंगे, क्योंकि महाभारत की कई चीजें यहाँ पर। अब देखिए महाभारत में पूछा जा रहा है कि यह लोकगीत महाभारत पर आधारित है, कौन सी है, खोजते हैं। चलिए झीर लिटी, पहला है झीर लिटी, बी नंबर पे है सैला और सी नंबर पे है पंडवानी और डी नंबर पे है कर्मा। तो महाभारत से संबंधित है, इसमें झीर लिटी तो नहीं होगा, ना ही हमने देखा है ज्यादा इसके बारे में। सैला, सैला तो एक नृत्य होता है, यहाँ पे बोला क्या गया है लोकगीत, और ये क्या है नृत्य है, ये नृत्य है, ये भी कट गया। पंडवानी, हाँ हमने अच्छे से पढ़ा है कि पंडवानी में महाभारत की जो कथाएं होती हैं उसका छत्तीसगढ़ अनुवाद है, उसी को हमने पूरे महाभारत का किरदार को देखा है। तो जो पंडवानी होता है वो महाभारत के सारे सेक्शन का, श्रीमद् भागवत है जो भी है उसके सारे सेक्शन का क्या होता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी अनुवाद होता है। और इसी को जो झाड़ू राम देवांगन है वो भी जो वेदमती शैली से शुरू किए थे।
और जो आज उसको तीजन बाई गा रही हैं, ऋतु वर्मा गा रही हैं, सब कर रहे हैं, वो सब इसी महाभारत पर आधारित है। लेकिन क्या है, उसके किरदार छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। तो ये आज बहुत प्रचलित हो चुका है और पंडवानी आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत प्रचार प्रसार में है, बहुत ज्यादा। इसके जो करने वाली है तीजन बाई, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सब मिल चुका है। अभी भारत रत्न पेंडिंग है, लेकिन इनके जो इनका जो है योगदान है लोक कला के क्षेत्र में, वो भी इनको मिल जाएगा। तो देख रहे हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडवानी हो जाएगा। कर्मा, कर्मा नहीं है, कर्मा क्या है, नित्य है, कर्मा नित्य है। तो यहाँ पर आपको अलग कर लेना, पढ़ने के बाद बहुत अच्छे समझ में आता है, सारे क्वेश्चन बनने वाले हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जिसको लगाते हैं घोड़ा नाच। यहाँ पूछा जा रहा है घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। घोड़ा नाच है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ए है महाभारत से, बी है रामायण से, सी है ढोला मारू से और डी है आल्हा उदल से। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया गया था इससे पहले, ये पहली बार आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं पर याद कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको पहली बार मिलता है देखने को, और वो क्वेश्चन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने नोट्स में ऐड करना है और याद कर लेना है। तो घोड़ा नाच के बारे में पूछा गया है, तो महाभारत में नहीं होगा। महाभारत में सीधे सीधे महाभारत के जितने उसमें आने वाले नेतृत्व करता है उनकी बात होती है। रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, ये सबसे संबंधित हो जाता है। ढोला मारू में ढोला और मारू से संबंधित हो जाता है। ढोला कौन है, राजस्थान के एक राजा है, राजा ढोला, और मारू कौन है, मारू पुंगल देश की राजकुमारी है मारू। इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है, तो यह भी इसमें घोड़ा नाच में नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, ऐसे भी लगा सकते हो कि ढोला मारू तो राजस्थान के हैं, तो घोड़ा क्यों चलाएंगे, घोड़ा क्यों चलाएंगे, ढोला मारू तो पता है तुमको। तो ऐसे थोड़ी ना है कि कैमल छोड़ के घोड़ा पे टिक टिक जाएंगे राजस्थान के बालू पर। यहाँ पर क्वेश्चन तुम खुद लगा सकते हो, है ना। तो जब ढोला, जो राजा ढोला है, वो अपनी रानी को किस में ले गए थे, ऊंट पर ले गए थे। एक अच्छे प्रजाति का बढ़िया हेल्थी ऊंट ले गए थे, वही ऊंट दौड़ रहा था रेगिस्तान में, तो यहाँ पर घोड़ा का नाच कैसे हो सकता है, आप लगा सकते हो यहाँ पर दिमाग अपना। तो यहाँ पर ढोला मारू भी नहीं होगा। अब यहाँ पे घोड़ा नाच सीधे सीधे हो जाएगा आल्हा उदल से हो जाएगा, आल्हा उदल। चलो देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, है ना, वो राजा परमार से संबंधित है। राजा परमार से संबंधित है, मध्य प्रदेश की जो राजा है वहां से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, उनकी जो गाथा गाई गई है उसी को आल्हा उदल बोला जाता है, और वही घोड़ा नाच से संबंधित कौन हो जाता है, यही हो जाता है आल्हा उदल। इसको आप लोग इसी रूप में याद कर लीजिएगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में सीताराम नायक का सीताराम कौन है। ये क्वेश्चन पहली बार देखा गया था, किसी से नहीं बना था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं गया था। लेकिन आप लोक सेवा आयोग का देख लीजिए, कुछ नए नए क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके बारे में विद्यार्थी नहीं जानते हैं, और यहाँ पर वो हैंडल भी नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं छूते हैं, क्योंकि इसके बारे में नहीं पढ़ा गया है, सिलेबस में लिखा ही नहीं था ये कहीं पर। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, अपने नोट्स में इसको आप ऐड करके लिख लें। तो यहाँ पर देखिए, चलिए, इस राज्य में सीताराम नायक का सीताराम कौन था। तो यहाँ पर हमने देख रहा है, हमको देखना है, क्या उत्तर देखना है। ए नंबर पे है बंजारा, बी नंबर पे है आदिवासी मुखिया, और सी नंबर पे है कलचुरी शासक, और डी नंबर पे है चरवाहा। कलचुरी शासक तो बिल्कुल नहीं होंगे, सीताराम नायक तो कलचुरी शासक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कलचुरी शासकों का मैंने क्रम आपको रतनपुर का बताया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये तो कलचुरी शासक नहीं थे। तो सभी ने इसको काट दिया, काटने वालों ने इसको काट दिया। चरवाहा और बंजारा, आदिवासी मुखिया भी नहीं पढ़ने को मिलता था, क्योंकि सीताराम नायक नाम से पूछा गया था। तो आदिवासी मुखिया को तो कुछ पदनाम से बोला जाता है, जैसे बैगा, है ना, परजा का मडुली, इस टाइप से बोला जाता है। तो ऐसा भी यहाँ पर दो ऑप्शन तो काटने वालों ने काट दिया, लेकिन अब मन झूलने लगा बंजारा और चरवाहा पर कि भाई दोनों में से कोई तो हो सकता है ना, देखा जाएगा क्या होता है। जिन्होंने चरवाहा लगाया वो हो गया गलत, बहुतों का गलत, है ना, चरवाहा पे गलत हो गया, क्योंकि मालूम नहीं था, लेकिन लोगों ने खेला इस पर, क्योंकि दो ऑप्शन काट दिए थे, दो ऑप्शन में लोगों ने खेला, लेकिन चरवाहा पे जिसने ऑप्शन लगाया वो हो गया गलत।
यहाँ पे ऑप्शन आंसर लिया गया बंजारा। तो यहाँ पर आप सीताराम नायक का सीताराम कौन है, तो बंजारा में यहाँ ऑप्शन लेना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है इसको देखना है। क्वेश्चन हमारे झोली लायक है कि नहीं, हम उसको अपनी बैग में या झोली में या कमंडल में ले सकते हैं कि नहीं। भाई तुम तो याचक हो ना। भाई छेड़ता के समय क्या होता है, बच्चे कैसे आते हैं, याचक बनकर जाते हैं कि माँ दे दे छेड़ता है, दे दे छेड़ता है। तो वहां पर जो माताएं निकलती हैं वो माँ शाकंभरी का रूप होती हैं, तो खुशी खुशी कुछ ना कुछ दान करती हैं। तो आप यहाँ पर याचक हैं और आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न आया है मेरे कमंडल में आने लायक भी है कि नहीं। अगर बिल्कुल नहीं बन रहा है, एकदम नया क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है, मत छूना, छोड़ देना, मत खेलना, क्योंकि आपको नहीं पता है तो किसी को नहीं पता होगा। जिसने पढ़ चुका है, जिसने सारी चीजों को पढ़ लिया है, उसको तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं, इस पार्ट को मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये मैं हैंडल अगर करता हूँ या करती हूँ तो ये तो मेरा तो गलत होगा ही होगा। 1/3 मार्क्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं, गलत उत्तर में काटे जाते हैं। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। इसका भाग दे देना, जो भी 0.00 आता है वो माइनस हो जाएगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपके 2 प्रश्न के हिसाब से 2 नंबर आपको, मतलब 2 नंबर आपको यहाँ पर पूरे पूरे मिलेंगे। तो आपने अगर गलतियों की संख्या ज्यादा की, क्या होगा, गलतियों की संख्या अगर ज्यादा की तो ये 2 नंबर भी आपका खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आप जितने ज्यादा माइनस करोगे गलतियों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि जैसे 70 सही बनाए हैं और 20 गलत कर दिए, है ना, 70 सही बनाए हैं 30 गलत कर दिए। ये गलतियों की संख्या क्या है, आपको डुबो रही है। इसलिए जो नहीं बनता है, कभी नहीं देखा है, उस पर दौड़ना भी नहीं है ना, उससे परहेज भी करना है। क्योंकि अगर पढ़े हो और नहीं बन रहा है तो मतलब नहीं बन रहा है। अगर खेलोगे तो गलत भी हो जाओगे। यहाँ पर क्या होगा, फिर गलती की संख्या बढ़ जाएगी। आपके 1/3 की संख्या में जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सीधे सीधे मशीन में आपको इतना गलत करने के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे दिया जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नए क्वेश्चन दिख रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पता है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, मत करना हैंडल, छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन को। पढ़े हो और अच्छे से बन रहा है, ऑप्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल हैंडल करना। कि छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी है शीत ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, और जो डी है वो उपयुक्त सभी को बोला गया है। तो इसमें आपको अगर पता है कि हाँ शीत ऋतु में गाया जाता है तो शीत ऋतु लगाओ, ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु लगाओ, अगर ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो वर्षा ऋतु लगाओ, और अगर नहीं मालूम है छोड़ दो। और अगर मालूम है कि नहीं ये जो आल्हा उदल है ये सभी मौसम में गाया जाता है तो सभी मौसम में गाया जाता है, तो तीनों ऑप्शन तो दिख गए। वर्षा ऋतु भी दिख गया, शीत ऋतु भी दिख गया, ग्रीष्म ऋतु भी दिख गया। इसका मतलब है क्या, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, तो ये हाँ ये भी होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बड़ा टिक इस पे लगा दिया कि देखो अब आल्हा उदल की बात आ रही है। तो जो आल्हा गीत होता है, आल्हा कब गाया जाता है, या शीत ऋतु में भी गा सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी गा सकते हैं, वर्षा ऋतु में भी गा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हर समय गाया जा सकता है। जब इच्छा हुई मनोरंजन करना है तो ये गाथा गाई जा सकती है। अब यहाँ पर बसंत ऋतु भी लिखा होता तो क्या गलत होता, सब सही होता, क्योंकि हर मौसम में गाया जाने वाला गीत है। तो इसलिए आल्हा उदल हर मौसम में, हर समय, हर दिन गा सकते हैं, जब मन करेगा तब। यहाँ पर उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोक गाथा है, लोक गीत है, उससे संबंधित मैंने बहुत जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने उसको लाया है। और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े हैं, आपको इजीली बन जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन लगाने का सबसे जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, हर एग्जाम की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले पूरी आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसके ऑप्शन भी पूरी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, आप आंख बंद करके कैसे मार दोगे क्वेश्चन। आया क्वेश्चन तुरंत टिक लगाए, नहीं, क्वेश्चन के स्वरूप को देखना होगा। हाँ नहीं पूछा है, या फिर असत्य सत्य पूछा है, या फिर जो भी रिलेशन है उस आंसर से उसको आपको खोजना पड़ेगा, तब जाके आप बूंद बूंद से अपना एग्जाम निकाल पाओगे। 2-2 नंबर क्या है आपके लिए, जीने का सहारा है, आपको जीत हासिल करेगा। और जो वहीं पर आप जो गलत करते जा रहे हो वो आपके एकदम बाहर फेंकने का नतीजा बन जाए। 1/3 कितना माइनस हो गया सोचो फिर,
2 नंबर आप ले रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने नंबर को कटवा दे रहे हो। तो आप गलत करने की जो संख्या है, गलत करना, उसको कम करना है आपको क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन लगाने होंगे, पढ़ना भी अच्छे से पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका विकसित हो जाता है। तो उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए आपका दिमाग खुल जाएगा और आप वहां पर अपने दिमाग को लगाएंगे। बना बनाया कोई आपको जो क्वेश्चन है, बना बनाया कोई स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं। हर बार आपको नए मेथड दिखेंगे, नए क्वेश्चन दिखेंगे। क्या हर बार वन लाइनर क्वेश्चन आएगा? ऐसा भी नहीं है। हर बार एक क्वेश्चन रहेगा और उसके ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, हर बार ऐसा तो नहीं आएगा। ये कूट में भी आएगा। यहाँ पर अगर ए बी सी है तो नीचे भी एक ऑप्शन और दे देगा, ए बी सही, बी सी सही, सी डी सही, ऐसे करके दे देगा। उसमें भी आपको अपने दिमाग को लगाना है। हर क्वेश्चन में आप बैठेंगे और अपने दिमाग से सोचेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। तुरंत कूदना नहीं है, आंसर देखकर पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग आजमाएंगे बाकी भी क्वेश्चन लगाते समय। ठीक,